हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया होंगे। और आज हमारी है नंबर सिस्टम की दूसरी क्लास, क्लास 9th के बच्चों के लिए। तो क्या कल आपने जो भी क्लासेस पढ़ी थी, मतलब जो मैंने कल क्लास ली थी, क्या उसमें आपको मजा आया था? ठीक ठाक। क्या देखो, मेरी कोशिश तो ये रहती है कि भाई मैं आपके जितने भी डाउट्स हैं वो पहले से लिख करके रख लूँ अपने पास, और जितनी भी चीज़ें हैं वो सब आपको मतलब बताऊं। इन वीडियो की देखो, ऑनलाइन पढ़ाना एक बहुत ही बड़ा टास्क है, ये बात मुझे अब समझ में आती है। भाई पता है, किसी बच्चे को मान लो जब कभी ट्यूशन पढ़ाओ, कोचिंग पढ़ाओ, तो कोई पीपीटी नहीं बनानी है, कोई बात लिखनी नहीं है, कोई डाउट्स लिखने नहीं है, कुछ भी दिमाग में ये नहीं करना है कि भाई अब आगे क्या करना है। हम यहाँ से जाते हैं पढ़ाने के लिए, सामने बच्चा बैठा होता है, उससे हम सारी बातें करते हैं, और बीच बीच में उसके जो भी डाउट्स होते हैं वो पूछ लेता है। हमें कुछ याद नहीं करना पड़ता। भाई यहाँ पर ना एक एक चीज मतलब देखना पड़ता है कि यार कहीं कोई बच्चे का डाउट रह ना जाए, कहीं कोई बात ऐसी ना छूट जाए जो ना बता पाए, भूल जाए या कुछ ऐसा हो जाए। ठीक है, तो ये सारा बड़ा एकदम मतलब बड़ा अजीब सा लगता है भाई। मतलब इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस। मतलब सैल्यूट है जो टीचर्स मेरे से पहले से ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं भाई। मतलब क्या गजब की चीज है। पीपीटी बनाना, ऑफ कोर्स बहुत सारे काम होते हैं। तो चलिए, कल की क्लास में हमने अपने कुछ चीजें क्लियर कर ली थी। नंबर सिस्टम का ही ये कुछ दूसरा पार्ट है। यहाँ पर हम कुछ और बातें डिस्कस करेंगे, कुछ और चीजें समझेंगे, जानेंगे, और अपने दिमाग को और अपनी मैथ्स की जो यात्रा हमने शुरू करी है उसमें थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कोई मोटिवेशन कोड तो नहीं है मेरे पास कि जिससे मैं आपको कह सकूं कि हाँ फाड़ देंगे, चीर देंगे, यहाँ से कूद जाएंगे, फाट पड़ेंगे ना। ऐसा कुछ नहीं करना है भाई। चुपचाप बैठो, कॉपी पेन ले लो और आराम से पढ़ो। ठीक है, जब पढ़ लेना उसके बाद मस्त आराम से रोड पर निकल जाना भाई टहलने के लिए। आराम से 2-3 किलोमीटर टहल लेना, या चुपचाप सो जाना। मस्त सब कुछ एकदम फ्रेश हो जाएगा, और फिर से रिवाइज कर लेना जो भी पढ़ा था, नहीं तो भूल जाओगे। चलो, तो शुरू करते हैं। आज हम इरेशनल नंबर से शुरू करने वाले। कल हमने रैशनल नंबर तक सारी चीज देख ली थी ना। चलो, पेन का कलर ठीक है? हैं? अरे ठीक है हो, तुम्हारे लिए क्या, तुमको लगता है सब ठीक है। चलो आज ग्रीन ले लेते हैं। बढ़िया लग रहा है। चलो, इरेशनल नंबर जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, यानी कि फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते, या सीधे सीधे मैं यूं कहूं कि इसको एग्जैक्टली आप बता नहीं सकते कि क्या लिखें। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, इसको ये समझना, जहां पर पी और क्यू इंटीजर्स होते हैं। क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। तीसरी बात ये कि पी और क्यू में क्यू बराबर नहीं होता 0 के। ठीक है, ये सारी बात क्लियर हुई। और इस नंबर को हम क्या कहते हैं? इंटीजर नंबर। अरे इंटीजर नंबर कह रहा हूं, सॉरी, इरेशनल नंबर। सॉरी सॉरी सॉरी, इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अच्छा, 2-3 बातें इसमें ध्यान रखो। पहली बात, इरेशनल नंबर पहचानने के तरीके। इनका डेसिमल, जिस भी नंबर का डेसिमल कभी भी खत्म ना हो और ना रिपीट हो, उसे हम इरेशनल नंबर कह देते हैं। ठीक है, दूसरी बात, जिन संख्याओं का पूरा पूरा स्क्वायर रूट ना निकलता हो, ठीक है, उसे हम अपरिमेय संख्या कह देते हैं। ठीक है, अच्छा, उदाहरण के तौर पर देखो, जैसे रूट 2 या रूट 3। ठीक है, अब रूट 2 को मैं 1.414213 ऐसे लिख सकता हूं, है ना। और ये कभी खत्म नहीं होगा, और एक वैल्यू होती है पाई हमारी। अरे नीचे नहीं लगाना भाई, ऐसे, है ना। तो पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.14। इसके आगे भी बहुत सारी नंबर होती है, बट वो मतलब कभी रिपीट नहीं होती है और कभी खत्म भी नहीं होती है, दोनों बातें होती हैं। तो जिनका डेसिमल कभी खत्म ना हो और जिनका परफेक्ट स्क्वायर ना किया जा सके, ऐसी नंबर्स को हम इरेशनल नंबर कह सकते हैं। अब क्या आप इनको पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो? नहीं नहीं नहीं, है ना। ये इंटीजर्स तो होते हैं। आपसे पूछे कि क्या अपरिमेय संख्या इंटीजर्स होती हैं? बिल्कुल होती हैं, है ना। ये हो सकता है, मगर पी और क्यू में क्यू 0 के बराबर नहीं होगा, राइट। तो इरेशनल नंबर समझ में आया। चलिए, अगला पॉइंट हमारा क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, इनको बहुत ध्यान से, और इस इमेज को मैंने इसीलिए आपके लिए बनाया है। यहाँ पर मुझे आपको मतलब मेरी वीडियो नहीं दिखेगी यहाँ पर किनारे, है ना, क्योंकि ये इमेज आ नहीं रही थी, और मुझे लगा कि चलो एक वीडियो में मैं ना ही दिखाई पड़ूं, क्या ही दिक्कत हो जाएगी, मुझे देखकर क्या ही करोगे वैसे ही। तो अपरिमेय संख्याओं के मुख्य गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर। भाई इसको बनाने में टाइम लगता है।
मतलब अगर मुझे ऑफलाइन पढ़ाना होता, मुझे क्या जरूरत थी इसको बनाने की सर? मैं जाता, बच्चे को पास बैठता, बुक ओपन करता और पढ़ा देता और उसको समझा देता कि भाई क्या मतलब होता है इसका। बट यहाँ पर तो यार बुक कैसे लगाऊं, बुक पता ही नहीं है यार बड़ा कंफ्यूजन, बड़ा खतरनाक काम है भाई ऑनलाइन पढ़ाना। चलो पहला पॉइंट क्या कह रहा है, आपकी बुक में ये सारी बातें लिखी होंगी। क्रम, विनिमय और साहचर्य नियम, ये हिंदी में है कम्यूटिव एंड एसोसिएटिव लॉ। भाई सुबह से पढ़ा रहा हूं, एकदम थक जाता, मुंह एकदम हो गया। चलो, अपरिमेय संख्या जोड़ और गुणा के लिए क्रम, विनिमय और साहचर्य नियमों का पालन करती है। ठीक है, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना। देखो एक एक चीज है, पहली बात। दूसरी बात, अगर इसको ढंग से नहीं पढ़ोगे ना दोस्त, तो प्रॉब्लम क्या होगी, अभी आगे इसी के बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप उनको नहीं बता पाओगे अगर आप इसको ध्यान से नहीं पढ़ोगे। और इस इमेज का चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे तो एक काम करो, वो क्या नाम है, अपनी कॉपी में लिख लो। ठीक है, तो पहला जोड़ के लिए देखो क्या कह रहा है, √2 √3, बीच में प्लस का साइन है। अगर इसको हम बराबर कर दे √3 + √2, है ना, तो कोई मतलब कोई फर्क, कोई उत्तर में बदलाव नहीं होगा। आगे पीछे जोड़ने पर उत्तर नहीं बदलता। ठीक है, बात समझ में आई। गुणा के लिए कह रहा है √2 गुणे √3, √3 कर दो गुणे √2, इसमें भी आगे पीछे करने पर, गुणा करने पर उत्तर नहीं बदलता है। ठीक है, जैसे साहचर्य नियम के उदाहरण √2 + √3 + √5, है ना, तो क्या हो जाएगा √2 + √3 + √5। ठीक है, अब ये सारी बातें लिखी हुई हैं, इसमें क्या क्या पढ़ करके बताएं। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 क्या कह रहा है, दो अपरिमेय संख्याओं का जोड़। दो नंबर हैं जो अपरिमेय संख्या हैं, उनका जोड़, घटाना, गुणा और भाग। ठीक है, द नॉट ऑलवेज रूल, नॉट ऑलवेज। अगर कहीं पर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि क्या परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या बराबर हमेशा परिमेय या परिमेय, ऐसा कुछ होगा, अभी मैं आगे क्वेश्चन लिख रखा हूं, वो मैं भी आपको दिखाऊंगा। ठीक है, सबसे जरूरी नियम क्या है, यदि आप दो अपरिमेय संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं या भाग देते हैं, ये नियम बहुत जरूरी है आपके लिए। अगर आप इनको जान लोगे, समझ लोगे, तो समझ लो बड़ी से बड़ी मुश्किल आपकी मैथ में खत्म हो जाने वाली। और यही है आपका बेसिक्स, इसी को बेसिक्स कहते हैं। अगर ये मजबूत हो गया ना सर आपको मैथ्स में कोई पीछे कर ही नहीं सकता सर, एकदम सच बता रहा हूं, मजा आ जाएगा आपको। तो ये क्या कह रहा है देखना, तो यह जरूरी नहीं है कि उत्तर हमेशा अपरिमेय ही आए। इसने क्या कहा, यदि आप दो अपरिमेय संख्याओं को आपस में जोड़ते, घटाते, गुणा करते हैं, भाग देते हैं, तो यह जरूरी नहीं है कि उत्तर हमेशा अपरिमेय ही आए। उत्तर परिमेय भी आ सकता है और अपरिमेय भी आ सकता है। इस चीज को देखो, मैंने इसमें स्टार इसीलिए लगाया है। कैसे बनेगा भाई स्टार, बनेगा ही नहीं, ऐसे बनता है ना। इसको स्टार लगा लो और इसको लिख लो, क्योंकि ये भूल जाओगे, अगर भूल गए तो भाई क्वेश्चन में 1 नंबर खत्म। योगफल, अपरिमेय उत्तर √2 + √3, यह अपरिमेय ही रहेगा। ठीक है, देखो हिंदी में टाइपिंग। परिमेय उत्तर, मान लो पहली संख्या 2 है प्लस √5 है और दूसरी 2 + √5, 2 - √5। अब ज्यादा ठीक है, दोनों अपरिमेय हैं, ये दोनों अपरिमेय हैं। देखो क्या होगा, √2 + √5, इसको जोड़ेंगे इससे। ठीक है, तो जवाब क्या आएगा, 2 + 2, यहां से निकल करके आएगा 2 + 2। अब कैसे निकल के, ये प्लस में है, ये माइनस में है, यहीं पर रख करके अगर मैं प्लस माइनस करूं तो ये कट जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, 2 + 2 4 आ जाएगा। ठीक है, और 4 क्या है, 1 रैशनल नंबर है सर, रैशनल नंबर। ये चीज मैंने क्यों बताई, क्योंकि यहां पर मैंने आपको बताया कि ये जरूरी नहीं है कि अपरिमेय प्लस अपरिमेय में गुणा, जोड़, घटाना, गुणा, भाग हो और तो आपको अपरिमेय नंबर ही मिले ना, रैशनल नंबर भी मिल सकती है। देखो मिल गई आपको, राइट। अंतर या घटाव, कभी कभी प्रश्न में अंतर लिखा होता है, अंतर का मतलब होता है घटाना। ठीक है, डिफरेंस। ठीक है, अपरिमेय उत्तर, √5 से माइनस करोगे √2, ये क्या है, अपरिमेय है। ठीक है, अब परिमेय, √3 से अगर √3 को माइनस कर दे तो 0 आ जाएगा। और नोट करके साइड में लिख लो ऐसे स्टार बना करके कि 0 एक परिमेय संख्या है। क्या है, 0 एक परिमेय संख्या है। गुणा करने पर अपरिमेय उत्तर, ठीक है,
√2 गुणे √3 करेंगे तो हमें जवाब क्या मिलेगा? √6। और √6 क्या है? इरेशनल नंबर। ठीक है, अगर √8 गुणे √2 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? √16। ठीक, और 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है तो जवाब क्या निकल करके आएगा? 4। और 4 क्या है? एक रेशनल नंबर है। भागफल जब करेंगे तो अपरिमेय हमारा जो इरेशनल नंबर का उत्तर होगा √6 बटे √2, तो जवाब क्या आएगा? √3। √3 क्या है? इरेशनल नंबर। अगर आप रेशनल नंबर का उत्तर निकालोगे तो √5 को जब डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, या फिर √2 बटे ये करोगे तो 2 बाहर निकल करके आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1 या फिर 2 दोनों ही क्या है? आपकी रेशनल नंबर। देखो, जब आप पहली बार इसे पढ़ोगे या फिर अगर आपने मैथ्स पढ़ी है 8 तक 9 तक बहुत सीरियस तरीके से पढ़ी है तो आपको ये बातें उम्मीद है समझ में आ जाएंगी। मगर अगर आपने मैथ्स नहीं पढ़ी है, आपको मैथ्स समझ में नहीं आती है, आप मैथ्स से डरते हैं, भागते हैं, तो पहली बार में जब मैं आपको ये बातें बता रहा हूं या कोई भी टीचर बताएगा तो ये बातें आपको समझ में नहीं आएंगी कि क्या बोलना चाह रहे हैं। 2 चीजें हमेशा क्लियर रखो, माइंड में रैशनल नंबर की डेफिनेशन, माइंड में इधर इरेशनल नंबर की डेफिनेशन। ठीक है, एक साइड रैशनल लिखो, एक साइड इरेशनल लिखो। ठीक, दोनों के परिभाषा को क्लियर करो। मैंने यहां पर जो एक एक बात बताई है इसको क्लियर करो। ये बातें आपके कैलकुलेशन में बहुत काम में आने वाली हैं, आपके सवाल में बहुत काम में आने वाली हैं। ठीक है, आगे चल करके। ठीक, तो डरना मत एकदम। अगर नहीं समझ में आता है कोई बात नहीं, वीडियो को दोबारा देखो, रिवाइज करो, इन चीजों को लिखो, उसको 2 से 3 बार 4 बार कम से कम पढ़ो, क्योंकि नहीं समझ में आएंगी पहली बार में, ये बातें इतनी आसान नहीं होती हैं। ठीक है, हाँ, मगर अगर एक बार समझ में आ गई तो फिर इतनी आसानी से तुम भूल भी नहीं पाओगे। ठीक है, और मैं अपनी तरफ से भाई पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको मैं समझा पाऊं। ठीक है, तो आप मेरा साथ दीजिए प्लीज, है ना। एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का मिलन क्या कह रहा है? रैशनल प्लस इरेशनल संख्या का मिलन। तो देखो, यदि एक संख्या, मैं जान रहा हूं कि यहां पर ये इमेजेस में थोड़ा सा छोटा छोटा लिखा हुआ है, आप इसको फुल एचडी में करके एक स्क्रीनशॉट ले लो, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद उसको क्या करोगे? जूम करके देखना कि इस इमेज में क्या लिखा है, और फिर इसी इमेज से एक नोट्स बना लेना। ठीक है, कह रहा है कि यदि एक संख्या परिमेय मतलब 0 को छोड़ करके, ठीक है, हो और दूसरी अपरिमेय हो, तो उनके बीच कोई भी गणितीय संक्रिया ऑपरेशन करने पर उत्तर हमेशा अपरिमेय ही होता है। केवल 0 को छोड़ दें तो 0 को नहीं रखना है साथ में। ठीक है, तो अगर इधर रेशनल नंबर है, बीच में प्लस करोगे इरेशनल नंबर के साथ, तो जवाब आपको हमेशा इरेशनल नंबर ही मिलेगा। उदाहरण के तौर पर कह रहा है 3 + √2। ठीक है, अगर रेशनल नंबर को घटाओगे इरेशनल नंबर से तो जवाब आपको क्या मिलेगा? इरेशनल नंबर। जवाब है 5 - √3। अगर रेशनल नंबर गुणे इरेशनल नंबर करते हो तो जवाब आपको इरेशनल नंबर ही मिलेगा। जैसे 2 गुणे √7 क्या हो जाएगा? 2√7। ठीक, अगर आप रेशनल नंबर को डिवाइड करते हो इरेशनल नंबर से तो जवाब आपको इरेशनल नंबर ही मिलेगा। उदाहरण के तौर पर 4 बटे √5। ठीक है, ये चारों बातें ध्यान रख लो, लिख लो। 2 से 3 बार 4 बार पढ़ोगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे, अपने आप समझ में आ जाएगा, और बातें अभी समझ में आएंगी आगे जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा। अब इसमें एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन, अपवाद, केमिस्ट्री आप लोग पढ़ते होंगे तो पता होगा, है ना। यदि परिमेय संख्या 0 हो तो गुणा या भाग करने पर उत्तर हमेशा परिमेय हो जाता है। क्या कह रहा है? अगर परिमेय संख्या 0 हो जाए, मतलब यहां पर मान लो कोई उठा लो 0 गुणे 2, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, चलो एक्सेप्शन है ये, यहां पर लिख लो। ठीक है, यहां पर ये देखो, या फिर 0 से √7 से 0 को डिवाइड करोगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, अब चौथी बात क्या कह रहा है? दशमलव प्रसार का गुण, डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, किसी भी अपरिमेय संख्या का दशमलव रूप हमेशा अनवासनी अनावर्ती होगा। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, मतलब कि खत्म भी नहीं होगा और रिपीट भी नहीं करेगा। ये बात मैंने अभी आपको जस्ट पिछले स्लाइड में समझाई। ठीक है, और
और 9 दशमलव के बाद अंकों का कोई निश्चित समूह बार बार दोहराता है, ठीक है। जैसे कि पाई का मान 3.14149222653 यह अनंत तक चला जाता है, ठीक है। हर बार उत्तर निकालने के बाद यह जांचें कि यह परिमेय या अपरिमेय है। दो परिमेय संख्याओं का संक्रियाओं में सावधानी रखना आवश्यक है। ये सारी बातें मैंने आपके लिए लिखी है, ठीक है। अब जब आप आगे क्वेश्चंस करेंगे तो ध्यान रखेंगे इन सभी बातों का। और अब बारी है आपके जवाब देने की, ठीक है। जैसा कि मैंने अभी आपको सारी बातें बताई हैं, अब मेरी वीडियो आपको दिख रही होगी, तो अब आपकी बारी है कि आप इन सभी बातों का जवाब देंगे। कह रहा है प्रत्येक अपरिमेय संख्या, प्रत्येक इरेशनल नंबर एक वास्तविक संख्या होती है, हाँ या ना। अरे बिल्कुल सही बात है सर, रियल नंबर के अंदर ही तो पूरा झोला होता है। याद है मैंने जब फाउंडेशन बैच में ये बात पढ़ाई थी तो मैंने बताया था कि एक पूरा झोला ले लो, उसके अंदर सब कुछ भर दो, दैट इज कॉल्ड रेशनल इरेशनल सब कुछ, है ना। तो एकदम सही बात है, इसमें तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। चलो, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। सही बताऊं तो पहली बार तुम सवाल पढ़ोगे तुम सवाल नहीं समझ में क्या कह रहा है। संख्या रेखा ये है, बीच में 0 है, प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है। कह रहा है कि ये जो संख्या रेखा है इसका प्रत्येक रूप, जितने भी रूप हैं वो रूट m के रूप में होते हैं। क्या ये बात सही है? जहां m एक प्राकृत संख्या है, तो क्या -3 प्राकृतिक संख्या है? भाई नंबर लाइन पे तो -2, -1, -100 भी होता है नहीं ना। तो सर ये गलत हो जाएगा, है ना। आई बात समझ में ना। चलो, प्रत्येक वास्तविक, अच्छा मान लो जैसे कि अब देखो, अभी तुम कहोगे रूट कर दीजिए, रूट -3 कर दोगे तो मतलब आगे वो चीजें नहीं होगी ना। चलो ठीक है, प्रत्येक वास्तविक संख्या। अब देखो सवाल कैसे पढ़ते हैं, जैसे यहां पर एक सवाल लिखा है, सवाल पढ़ना मैं आपको यहीं पर सिखाता हूं। कोई भी मैथ्स का सवाल हो तो पता कंफ्यूजन कब होती है, जब आप पूरे सवाल को एक सांस में पढ़ लेते हो तो बात सवाल समझ में नहीं आता। ऐसे पढ़ो, प्रत्येक माने कि सभी की बात कर रहा है, वास्तविक संख्या माने कि सारी वास्तविक संख्या, रियल नंबर यहां पर लिख लो। और दिमाग में एक बात पूछोगे कि रियल नंबर क्या होता है, क्लियर हो जाए तो आगे बढ़ो। कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, इरेशनल नंबर, ठीक है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। क्या ये बात सही है? मतलब तो रेशनल नंबर कहां जाएगा? अब देखो जरा खुद ही तुम सोचो कि रियल नंबर के अंदर रेशनल इरेशनल दोनों आता है। ये क्या पूछ रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है सारी वास्तविक संख्या। तो रेशनल नंबर क्या तेल लेने जाए सर रेशनल नंबर का? नहीं, तो ये बात गलत हो जाएगी। देख रहे हो, सवाल ऐसे पढ़ो आराम से। अब जैसे अगला सवाल क्या कहता है, कहता है कि क्या कह रहा है भाई, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक मतलब 2, 3 ये होते हैं, ठीक है। चलो, के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? क्या लगता है आपको? मैं यहां पर +4 का वर्गमूल करूं, मैं यहां पर +16 का वर्गमूल करूं, मैं यहां पर +25 का वर्गमूल करूं, तो क्या ये अपरिमेय है? ये 5 बाहर निकल करके आएगा, ये 4 बाहर निकल करके आएगा, ये 2 बाहर निकल करके आएगा, रूट तो खत्म हो गया ना सर। तो कैसे ये अपरिमेय है? माने की बात सही है, ये पहली बात तो हमें मिल गई कि नहीं सर ऐसा नहीं है। कह रहा है कि यदि नहीं, अभी इसने खुद ही मान लिया कि हाँ नहीं होगा, तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। 1 उदाहरण, 2 उदाहरण, 3 उदाहरण तो दिया रूट 4 2 निकल करके आ जाएगा, एक परिमेय संख्या है। वर्गमूल का उदाहरण, ये क्या है? वर्गमूल है, वर्गमूल का उदाहरण एक परिमेय संख्या। समझ में आई बात? चलो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। ये सारे सवाल मैं भी आपको बताऊंगा आगे। संख्या रेखा पर 13 को निरूपित करना, ये भी बताऊंगा अभी आगे। वर्गमूल सर्पिल की रचना कीजिए, स्क्वायर रूट, है ना। तो ये भी थोड़ी देर बाद समझेंगे क्योंकि अभी तुम्हें ये एकदम ऊपर से निकल जाएगा। अभी मैं इसको और एक तरीके से समझाऊंगा, एक और तरीका मैंने सीखा है। चलो, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर दीजिए। बताइए, क्वेश्चन पढ़िए और जवाब दीजिए।
ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव अपरिमेय होता है। दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव अपरिमेय होता है। मैंने अभी आपसे कहा था ना कि मैंने ये जो समझा रहा हूं, या किस लिए समझा रहा हूं, है ना। तो दो अपरिमेय संख्या ले लीजिए, √3 गुणे √3। इसका जवाब क्या आएगा सर, क्या आएगा? सही है। हमसे क्या पूछ रहा है कि दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव अपरिमेय होता है। हमने करके देखा कि दो अपरिमेय संख्या लिया, दोनों का गुणा कर दिया, तो हमें 3 मिल गया, जो कि एक रेशनल नंबर है। मतलब कि यह बात गलत हो जाएगी। हमारे स्कूलों में आमतौर पर क्या होता है, मैं सब स्कूल की बात देखो नहीं कर रहा हूं, पर आमतौर पर जनरली लगभग कह रहा हूं मैं, कि जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना, तो बुक में पीछे आंसर दिया होता है, या तो बच्चे पीछे से टिक कर लेते हैं, या तो टीचर कहता है कि पीछे से टिक कर लेना, तो बच्चा इसको टिक कर लेता है और बता देता है गलत सही। कारण करके देखो, इसको दो अपरिमेय संख्या लिखो और करके देखो। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, दो अपरिमेय संख्याओं का योगफल। पहले इसने गुणा के बारे में पूछा, अब ये जोड़ के बारे में पूछ रहा है, सदैव अपरिमेय होता है। सदैव शब्द देख रहे हो, दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल योगफल सदैव अपरिमेय होता है। चलो, पहला तो गलत था, दूसरा देख लेते हैं। कह रहा है, लिख दूं अगर मैं √5, ठीक है, प्लस ब्रैकेट में -√5। अब जरा इसको सॉल्व कर दो। सॉल्व करोगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, हमें जवाब मिलेगा सर 0। और 0 क्या है, एक रेशनल नंबर है। क्या बात समझ में आई? करके देखने में ज्यादा मजा है कि पीछे से नकल करने में? साहब ऐसे ही मजा आता है। चलिए, तो माने कि आपका दूसरा उत्तर भी गलत हो जाएगा। हाँ, सदैव अपरिमेय नहीं होगा, परिमेय भी हो सकता है। मैंने आपसे एक्सेप्शन याद है ना, बताया था। तो इसको सदैव जहां दिख जाए वहां समझ लेना कि कुछ गड़बड़ी घोटाला है। चलो, दो चीजें तो हमारी गलत हो गई। तीसरा क्या कह रहा है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। अभी तक यही तो कर रहे थे, एकदम सही बात। 3.23 एक अपरिमेय संख्या है। नहीं, क्यों नहीं है, क्यों नहीं है? 3.23, 0 हटाओ, ठीक है, 0 हटाओ, 0 नहीं, दशमलव हटाओ, 0 बढ़ाओ, ठीक है, क्लियर है ये बात। चलो, तो एक अपरिमेय संख्या कैसे p/q के फॉर्म में बढ़िया सा एकदम प्रेजेंट कर दी है ना। और फुल में डेफिनेशन क्या पढ़े थे, अपरिमेय संख्या को p/q के फ्रैक्शन के फॉर्म में एकदम स्पष्ट तरीके से नहीं लिख सकते। 22/7 एक अपरिमेय संख्या है, हाँ या ना? 22/7 परिमेय है कि अपरिमेय है? भाई फ्रैक्शन के रूप में लिखा है ना, तो परिमेय होगा। यहां पे कह रहा अपरिमेय है, मतलब ये गलत हो जाएगा, ठीक है। परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का गुणनफल सदैव एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या का गुणनफल सदैव एक अपरिमेय, गलत होगा। सदैव कैसे बोल रहा है? अगर 0 आ गया तो 0 गुणे √3 तो 0 बन जाएगा, 0 एक रेशनल नंबर है ना, तो गलत होगा ये, ठीक है। चलो, इतने क्वेश्चन समझ में आए, हमने ये सारी बातें यहां पर समझ ली। चलो, अगला क्या बात कहता है? अगला बात कहता है ये कि जिन निम्न संख्याओं का परिमेय तथा अपरिमेय के रूप में वर्गीकरण कीजिए, अपने उत्तर का कारण दीजिए। कारण तो हमने पहले ही समझा दिया, अब वर्गीकरण यहां कर लेते हैं। चलो, क्या कह रहा है, √3/81, √3/81 को सर क्या लिख सकते हैं? ये भी सॉल्व करें कि आगे चले? आगे चल लेते हैं थोड़ा सा। 3/81, अब बताइए इसको सॉल्व कैसे करेंगे? 1 क्या होगा यहां पर, जल्दी बताओ, जल्दी। 27 होगा ना सर, बराबर 1/3 √3 बाहर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रूट बच गया है सर, तो ये इरेशनल नंबर होगा। कहां गया पहला क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि रूट पूरी तरह से नहीं कटा। √192, अब देखते हैं ये क्या है, रूट का 192
2। अच्छा, ये जो सवाल मैं कर रहा हूं, इन्हीं सवालों को आप कॉपी में लिखिए, वीडियो को पॉज करिए, सॉल्व करिए। जब सॉल्व ना हो तो दिमाग चलाइए कि क्यों नहीं हो रहा है, और फिर उसके बाद वीडियो को आगे देखिए कि अच्छा सर ने क्या किया। ठीक है, तो 192 इसको हम 64 गुणे 3 लिख सकते हैं, है ना? लिख सकते हैं कि नहीं? और 64 गुणे 3 लिखेंगे तो ये 8√3 बनेगा, और अगेन रूट बच गया। और जैसे रूट बच जाएगा ना सर, तो इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो पॉसिबल नहीं है, तो मतलब ये भी रूट मतलब इरेशनल नंबर है। रूट 21 का देखते हैं। रूट 21 वाले भाई क्या कह रहे हैं? रूट 21 वाले भाई क्या कह रहे हैं भाई? ये तो सीधा सीधा दिख रहा है कि 21 एक पूर्ण वर्ग नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर यार। IR लिख देता हूं, जानते हो इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ रखा है तो सीधा IR निकलता है। ठीक है, ओह माय गॉड। अब ये भाई साहब है 1.69, तो अगर मैं इसको रूट में 1.3 गुणे 1.3 कर दूं, ठीक है, तो 1.3 करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा सर? 1.3 बाहर आ जाएगा। 1.3 को मैं लिख सकता हूं 13/10, ठीक है, जो कि एक रैशनल नंबर है। देखे, 3.1356, ठीक, 3.1356। एक चीज बताइए, मैंने कहा था कि अपरिमेय संख्या में नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल चलता है, माने कि वो नंबर कभी रुकेगा भी नहीं, कभी मतलब खत्म भी नहीं होगा और कभी रिपीट भी नहीं करेगा। मगर मुझे यहां पर एक चीज तुरंत ध्यान दिमाग में आई कि यार पॉइंट के बाद 1 2 3 4 यहां पर खत्म हो गया, इसका मतलब कि ये रैशनल नंबर है ना? मजेदार बात। सवाल करने मजा आ रहा है ना? सवाल के पीछे का लॉजिक समझ में आ रहा है कि कोई भी सवाल के पीछे का लॉजिक क्या है, वो सॉल्व क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। चलिए अगले भाई साहब क्या करें। हमारा अगला जवाब है, देखिए कुछ क्वेश्चन इस बार की जो नई वाली बुक है ना, यूपी बोर्ड की हिंदी मीडियम वाली, उसमें कुछ क्वेश्चन नहीं है। ऊपर जो मैंने 3 4 5 क्वेश्चन करवाए ना, बस 5 ही क्वेश्चन उसमें। ये क्वेश्चन मैंने पुरानी वाली बुक से दिया ताकि मैं आपको इसको और गहराई में समझा सकूं दोस्त, ऐसे मजा नहीं आएगा। चलिए सवाल क्या कह रहा है कि ए एक रैशनल नंबर है, ठीक है, बी एक इरेशनल नंबर है, ठीक बात। क्या a प्लस बी आवश्यक रूप से एक अपरिमेय संख्या है? अपने उत्तर के पक्ष में एक उदाहरण दीजिए। अब बताइए, ये वाले चीज तो मैं आपको कई बार करवा चुका हूं, बताइए जल्दी बताइए, जल्दी क्या क्या होगा, क्या क्या, जल्दी बताइए जल्दी। अगर मैं 2 ले लूं प्लस √3 ले लूं तो ये क्या है? क्या बन जाएगा? 2√3 बन जाएगा? है नहीं भाई, 2 प्लस √3 ही रहेगा, ठीक है। और ये जोड़ हमेशा इरेशनल नंबर रहेगा, ठीक है। तो बात समझ में आई? इरेशनल नंबर हमेशा नॉन रिपीट और नॉन टर्मिनेट रहता है। इसका जवाब बस इतना ही था। भाई देखो, a प्लस बी में लिखने के लिए कहा था मैंने, a प्लस बी में एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर लिख दिया। अब मुझे दिख रहा है ना कि ये इरेशनल नंबर है, ठीक है, हाँ, तो बात सही है और सपोर्ट में मैंने अपना उत्तर भी दे दिया। चलो अगली बात क्या कह रहा है, अगली बात क्या कह रहा है, ये अगली बात है ना ये। चलो और कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। निम्न संख्याओं में से कौन सी अपरिमेय संख्या है? क्या अब आप मुझे बता पाएंगे? 5 प्लस √3 एक नंबर है रैशनल, एक नंबर है इरेशनल, और इन दोनों का जब जोड़ होगा तो ये क्या बनेंगे सर? इरेशनल नंबर। जब कभी एक रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को जोड़ा जाएगा तो जवाब में क्या आएगा? अपरिमेय संख्या। √7 माइनस √2 सीधा सीधा दिख रहा है, इरेशनल नंबर। देखिए यहां पे IR फिर लिख दिया मैं। चलो 8 16, 8 का घनमूल 16 का घनमूल, ये रैशनल है या इरेशनल है? बताना जरा, बताओ। यहां पर रूट बच जाएगा। रूट कैसे बच जाएगा? देखो 4
ये बचेगा यहाँ पर, मतलब जो घनमूल होगा वो पूरी तरह से खत्म नहीं होगा। ठीक है, इसको मैंने अभी सॉल्व किया था, तो इसका भी जवाब आएगा ये रूट में 15/221। अब बताओ ये परिमेय है कि अपरिमेय, क्योंकि अब देखो 15 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 221 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बाहर कैसे निकलेगा, तो इरेशनल नंबर हो जाएगा। अब बस मतलब एक बार देखते रहो कि एक बार देख देख एकदम सवाल एकदम सॉल्व हो रहा है, दिमाग में आ रहा है। 8/125 मुझे दिख रहा है कि 2/5 ही बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो सर क्या हो जाएगा? नहीं आएगा, 5 का इसको, ये 5 का क्यूब है ना सर, 2 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, रूट में 8 गुणे 125 बनेगा, ये क्या 1000, और 1000 जब बनेगा तो 10√10 बाहर आएगा। मेरा दिमाग देखो, मैं यहां पे क्या कर दिया, 25 और 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर ये होगा। तो जब ये होगा तो यहां पर भी रूट खत्म नहीं हुआ, तो दैट मीन्स ये भी एक इरेशनल नंबर है। आई होप सारे सवाल हो गए। कौन सी अपरिमेय संख्या है भाई? सबकी सब अपरिमेय है, इसमें परिमेय कौन सी है? चलो कोई बात नहीं, मुझे लगा शायद कोई परिमेय निकले। तो अब ओके, √3 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। अब √8 अच्छा, अब सारे क्वेश्चंस यही वाले हैं, है ना? चलिए, तो अब इस बात को समझने के लिए थोड़ा सा आपको मजा आना चाहिए। मैं ये एक एग्जाम्पल के तौर पर लेता हूं, √3 को, एक इरेशनल नंबर को हम एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने वाले हैं। कैसे करेंगे, इसके लिए मैंने एक इमेज बनाई है, देखिए। दिखा करके मैं ज्यादा अच्छे समझा पाता, फिर वहां बनाने में बड़ा समस्या हो जाती है। √3 को, और देखो ऐसे ही ना, जैसे ये वाली बात बता रहा हूं, इसी तरीके से फिर आपसे √5 पूछ ले, √13 पूछ ले, √15 पूछ ले, √50 पूछ ले, इसी तरीके से रिप्रेजेंट करना है। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? तो एक एग्जांपल लेते हैं, उसको अच्छे से 1-2 बार रिवाइज कर लेना, तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। देखो इस तरीके से सोचना। अब देखो ये थोड़ा सा रेखा गणित का पार्ट आ जाता है, ज्योमेट्री। ठीक, संख्या रेखा आप जानते हैं, मैंने कल आपको अच्छे से समझाया था। ठीक, पर बिंदु O ले लें और O से दाईं ओर एक इकाई लेकर बिंदु 1 का अंकित करें। ये बात कह रहा है, ये जो नंबर लाइन होती है आप इसको बनाएं। ठीक है, अब साथ साथ बनाते चलते हैं। ये नंबर लाइन है, यहां पर 0 ले लो। ठीक, अब यहां से यहां 1 आता है, फिर आगे ले लो, मान लो 2 आता है, तो यहां से यहां तक एक लाइन कह रहा है कि बना दो। इसको O मान लेते हैं, कह रहा है, इसको A मान लेते हैं, कह रहा है। ठीक है, हम इसी तरीके से सोचते हैं और बस जो जो कह रहा है बस वो करते चलते हैं। तो अर्थात O और A बराबर 1 इकाई हो जाएगा, मतलब O और A, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक का मतलब हो जाएगा 1। ठीक, 0 से 1 तक गया तो 1 ही होगा ना, ये जो है। ठीक है, अब कह रहा है कि बिंदु A पर लंब खींचें। अब उम्मीद है कि आप लंब जानते होंगे, और उस पर 1 इकाई लेकर बिंदु B अंकित करें। जैसे कि यहां से A से इसने ये किया है, दंडवत प्रणाम, इसको आपको वही करना है। चलो एक लाइन बिल्कुल ऐसे खींच देते हैं, खींचा भाई और इसको B लिख देते हैं। ठीक है, चलो हमारी ये दूसरी बात क्लियर हो गई। अब AB बराबर 1, AB बराबर, ये भी 1 हो जाएगा। ठीक है, AB बराबर 1। अब O और B बराबर क्या होगा पता नहीं, चलो करते हैं। O और B क्या होगा, बिंदु O और B को मिलाएं, O और B को मिला दिए। ठीक है, इस प्रकार O और B एक समकोण त्रिभुज की मतलब कर्ण हाइपोटेनियस है, जहां OA बराबर 1, AB बराबर 1 और OAB बराबर 90 डिग्री है। ठीक है, तो बिंदु O को केंद्र मानकर, OB को त्रिज्या मानकर संख्या रेखा को दाईं ओर बिंदु P पर काटें। अब यहां से केंद्र मान करके यहां से हमें वो क्या होता है आपका गोला प्रकार, उसको उठाएंगे, तो जब आप ऐसे काटेंगे ना, इस वाले यहां पर पॉइंट रख करके यहां से इसको ऐसे, तो यह बिंदु P पर जाकर के गिरेगा। ठीक है, बिंदु P की संख्या रेखा पर स्थिति √3 को दर्शाती है। √3 का, अच्छा वास्तव में देखते हैं, अभी इसने कुछ गलत कर दिया लगता है।
मैं भी आपको समझा देता हूं क्या कह रहा है। लॉजिक क्या है, समकोण त्रिभुज, हमने एक समकोण त्रिभुज इसमें बनाना है ऐसे ही। इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर दर्शाना थोड़ा सा मुश्किल काम है, ठीक है। उसके लिए गोला प्रकार, पटरी, चांदा ऐसा कुछ लगता है जो है। ओ ए बराबर 1, ए बी बराबर 1 और एंगल ए ये 90 डिग्री है ये वाला, ठीक। पाइथागोरस प्रमेय आप जानते होंगे, तो ओ बी का स्क्वायर, ओ बी का स्क्वायर, ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर क्या होगा, एक स्क्वायर प्लस एक स्क्वायर, एक स्क्वायर एक स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों का हमने किया स्क्वायर, यहां पर आया 2, तो ओ बी का स्क्वायर इधर रूट इधर जाएगा तो √2 आ जाएगा। यहां पर √2 किस तरह से आया, आपको ये बात समझ में आ गई, हाँ है ना। तो अब चरण चौथा, ओपी बराबर ओ बी, ओपी कहां है, ओ पी बराबर है ओ बी के, ओके, बराबर √2 इकाई, और ये यहां पर साहब लिख रखे हैं √3। भाई तो मैं सोच रहा हूं कि √2 निकाल रहे हैं कि √3 निकाल रहे हैं, भाई ये तो क्वेश्चन बड़ा कंफ्यूजन हो गया। √3 को, और भाई सही, ठीक है। तो चरण चौथा ये हो गया। अब पांचवा, बिंदु P की संख्या रेखा पर स्थिति √3 को दर्शाती है। वास्तव में समकोण त्रिभुज ओ ए बी, ठीक है, कर्ण ओ बी बराबर रूट के अंदर ओ ए का स्क्वायर, ओ ए का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर, ये बनेगा √2 इकाई। परंतु यहां हम OP बराबर √3 के लिए निर्माण करते हैं, क्योंकि हमने ए बी बराबर 1 और ओ ए बराबर 1 इकाई लिया है, तब OB बराबर √2 आता है, ठीक है। यदि हम ए बी बराबर √2 इकाई, तब OB बराबर √3 इकाई आता। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, एक मिनट। यदि हम ए बी बराबर, कहां गया, ए बी बराबर √2 इकाई लें, तब ओ बी बराबर √3 इकाई होगा। ये लो, ए क्या कह रहा था, ए बी बराबर √2 ले लें, तब ओ बी बराबर √3 आएगा। तब यहां से जो आप चाप चढ़ाएंगे वो यहां पर P पर आकर के गिरेगा, और इसका मतलब हो जाएगा √3, ठीक बात। इस प्रकार संख्या रेखा पर बिंदु P √3 को प्रदर्शित करता है। इस पूरे इमेज में पूरी खिचड़ी बन गई, ठीक है। अब देखो, आपको मैं एक बात समझाता हूं, अब आखिरी बात, उसको समझना बहुत ध्यान से, ठीक है। जब कभी इरेशनल नंबर को आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना हो, ठीक है, हमेशा, ठीक है, तो ये नंबर और ये नंबर को ऐसा लेना ताकि यहां पर वो नंबर बने जो आपको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। इस इमेज में बनाना था मुझे √3, ये आ गया है √2, यहां पर √3 ही होगा, मगर यहां पर लिखा है √2, और यहां पर √2 होना चाहिए था, यहां पर 1 होना चाहिए था। यानी कि अगर मैं यहां पर 2 लेता, यहां पर 1 लेता, तो यहां पर जाकर के 3 बनता, ठीक है। चलो, तो ये सारी बात समझ में आ गई। चलिए, अब √3 को जब हमने सीख लिया, जान लिया, तो अब इसी लगे हाथ हम एक चीज और देख लेते हैं। एक चीज, हमारा जो तुम्हारा जो क्वेश्चन था ना, इस बार की नई एनसीईआरटी में क्वेश्चन है भाई, पांचवा, कि कक्षा के लिए क्रियाकलाप वर्गमूल सर्पिल की रचना कीजिए। वर्गमूल सर्पिल स्क्वायर रूट स्पाइरल बोलते हैं इसको, ठीक है। अब इसी बात को समझो क्या कह रहा है यह एक ऐसी ज्यामितीय रचना है, जियोमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन है, जिसमें हम एक के बाद एक समकोण त्रिभुज, ठीक है, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल्स बनाते जाते हैं। एक बात समझ में आई। दूसरी बात, इस प्रक्रिया में हमें लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गमूल √2, √3, √4, √5, √6 की लंबाई वाली रेखाएं मिलती जाती हैं, जो देखने में खूबसूरत घोंघे जैसे लगती हैं या स्पाइरल जैसी आकृति बना लेती हैं। इसीलिए इसको स्क्वायर रूट स्पाइरल कहते हैं। बनाने की स्टेप आप अपनी कॉपी में लेकर के इसको बात को जरूर बनाइएगा, अदरवाइज बड़ा मतलब एकदम खतरनाक है। शुरुआत 1 से, कागज के बीच में कोई बिंदु ए ले लो, कागज के बीच में फटाक से, ठीक है, ले लो। पटरी की मदद से O से एक क्षैतिज रेखा खींचिए जिसकी लंबाई 1 यूनिट हो, ठीक है। यहां से एक रेखा खींचो जिसकी लंबाई कितनी हो, 1 यूनिट हो, 1 मीटर। इस बिंदु को नाम दे दीजिए P1,
यहां OP1 बराबर 1 यूनिट है। अब देखो यहां से ये एक रेखा खींच गया OP1, ठीक है। स्टेप दूसरा, पहला त्रिभुज और √2 की रचना, ठीक। कैसे करेंगे? P1 पर 90 डिग्री का लंब बनाइए। P1 पर 90 डिग्री का हमने एक लंब बना दिया। अब यहां पर √2, √3, √4, √5, √6, √7, √8 ये सब निकल जाएगा, ठीक है। अब आप देखो इस लंब पर 1 यूनिट नाप कर बिंदु P2 लीजिए। P1 P2 बराबर 1 यूनिट, P1 P2 बराबर 1 यूनिट, ठीक है। उसके बाद कहां गया? अब लॉजिक पाइथागोरस प्रमेय, OP स्क्वायर 1 प्लस P1 P2 स्क्वायर रूट में 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, क्या निकल कर क्या है हमारे पास? √2, ठीक है। तो ये क्या बन गया हमारा? √2। अब ऐसे ही करके ये यहां पर √3 की रचना है, फिर √4 यानी 2 की रचना है। अब फिर प्रक्रिया को दोहराते जाओ और ऐसे ही जब P1 से लेकर के P9 तक तुम पूरा जाओगे तो ये तुम्हें पूरा एक ऐसा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। बात क्लियर हुई? हर बार एक समकोण त्रिभुज बनता है, हर लंब की लंबाई 1 यूनिट होती है, हमें नई तिरछी रेखा की लंबाई क्रमशः √2 √3 ऐसे मिलती जाती है, ठीक है। और ऐसे ही पूरी आकृति का निर्माण हो जाता है। ये भी बात समझ में आई? अब क्या है? ठीक है, हमने क्वेश्चंस तो सॉल्व कर लिए थे, ओके। √3 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर लिया था। अब ये बात क्लियर है आपको, ठीक है। तो अब आपके इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं। √8 इसको संख्या रेखा पर निरूपित करना है, कैसे करेंगे? मैं आपको बता देता हूं कुछ चीजें जिसकी हेल्प से आप नंबर लाइन पर ये सारी चीजें बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाएंगे। अब यहां पर मैं आपको कुछ वैल्यूज बता देता हूं। सबसे ज्यादा मुश्किल तो ये होता है कि भाई वैल्यूज क्या रखें। देखो अगर आपको √3 दिखाना है, जैसे अभी मैंने पिछला वाला एग्जांपल दिया था, लिखा √3 था, निकाल √2 कर रहा था। अब वो इमेज बनाता हूं तो थोड़ा सा इधर उधर कॉन्सेप्ट हो जाता है, ठीक है। तो उसको √3 से √2 कर लेना, ठीक है। चलो अब जब आपको √3 निकालना होगा ना तो क्या करोगे आप? आधार क्या लोगे? √2 और लंब क्या लोगे? 1। अब ये कैसे √3 बनेगा? रूट के अंदर √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। जब ये बाहर निकलेगा तो ये बनेगा सर √3, ठीक है। अब √5 के लिए सर आप क्या करेंगे? आधार क्या लेंगे सर? 2 और लंब क्या लेंगे सर? 1। हाँ तो 2 का स्क्वायर 1 ये मिलकर के 5 बना लेंगे, ठीक है। तो जैसे 2 का स्क्वायर करोगे प्लस 1 का स्क्वायर करोगे तो ये 4 प्लस 1 √5 बन जाएगा, हाँ ठीक है। अब √8 के लिए, √8 ये जो आपके सामने लिखा है क्वेश्चन, √8 के लिए मैं क्या करूंगा? 2 का स्क्वायर मतलब लंब और आधार ये दोनों ही 2 रहेंगे, ठीक है। जब ये 2 रहेंगे तो रूट के अंदर 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बराबर 4, ये √8 बन जाएगा, ठीक है। √8 बन जाएगा, ठीक। अब 10 के लिए क्या करेंगे सर? √10 है तो आधार सीधे 3 लिख देंगे, और मतलब आधार हो जाएगा 3 और लंब हो जाएगा 1, ठीक है। अब जब ये हो जाएगा तो रूट में 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 9 और 1 10, रूट में 10 आ जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आई? ऐसे ही आप जितनी वैल्यू बढ़ती जाएगी उतना ही आप चीजें करते जाएंगे, ठीक है। तो अब एक बार फिर से मैं आपको उस इमेज पर लेकर के चलता हूं। ये अब जरा यहां पर आपको बस ये इमेज मैं दिखा देता हूं। 2-3 बातें इसमें ध्यान रखिए, बाकी सब भूल जाइए। ये जो रचना है ये आप खुद से लिख सकते हैं, ठीक है, इसको आप छोड़ दीजिए। आप इस लॉजिक को याद रखिए। क्या लॉजिक है? ये वाला, ठीक है। ये पाइथागोरस प्रमेय, ये आपको ध्यान रखना है बस, ठीक है। तो जैसे आपको अगर √3 निकालना था तो फिर यहां से आप 1 तक जाते,
फिर यहां से 2 तक जाते हैं, यहां पर 2 होना चाहिए था, इन भाई साहब ने 3 लिखा है। ठीक है, तो 1 ये 2। ठीक है, अब यहां से आप ये जो लंब खींचते ये ऐसे जाता, ठीक है, और इसके बाद ये जो नंबर जाती ये ऐसे जाती, इतनी बड़ी बनती। इसका वैल्यू होता 2, इसका वैल्यू होता 1। ठीक है, तो जब रूट करते हैं हम जो है, तो 2 का रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये रूट में बनकर क्या था, √3। तो फिर यहां पर ये बनती वैल्यू √3, √2 की जगह पर। ठीक है, जब ये √3 बनती तो फिर हम चाप जब चढ़ाते तो फिर भाई ऐसे, मतलब ये यहां से ऐसे कुछ जाकर के यहां पे आकर के गिरती। ठीक है, तो ये वैल्यू यहां पर √3 होती, यहां पर ये √2 है। ठीक है, अब ये वाली इमेज समझ में आ गई। चलो, और रचना का मतलब क्या होता है, ये आप जब इसको पढ़ोगे तो इसमें लिखा हुआ है कि पहले चरण में हमने क्या किया, दूसरे चरण में हमने क्या किया, तीसरे चरण में हमने क्या किया, चौथे में क्या किया, पांचवें में क्या किया, फिर कंक्लूजन लास्ट में हमने क्या किया। ठीक है, बात समझ में आ गई। ऐसे ही आपके इसमें बहुत सारे मैंने क्वेश्चन लिख रखे हैं, जैसे √8, √10, √5, 6, 7। ठीक है, अब ये सारे क्वेश्चंस आपको खुद करने हैं। ठीक है, ऊपर भी एक 2 क्वेश्चन था ना, हाँ, ये √5 और √13, ये सारे क्वेश्चन आप देख लीजिए। इसको आपको अपने उसमें करके देखना है सर, और मुझे बताइए कि अगर आपने कर लिया है और आपको अगर वो सारी चीजें बन रही हैं तो, अगर नहीं बन रही हैं तो जो ना बन रही हो उसको आप मुझे बताइएगा। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि 5/7 7/8 के बीच 2 अपरिमेय संख्याओं को लिखिए। 7 से जब इसको डिवाइड करोगे तो 0.7 जी पर ये 50 हो जाएगा, तो 7 बार में जाएगा, 49, 1 बचेगा, 0 बढ़ेगा तो 7 × 7, फिर 0 बढ़ेगा तो 3 रहेगा, 7 चौक 28, माने कि 71.71। ठीक है, अब इसको ध्यान रखना, ये वाली वैल्यू को, यहां से हमारी शुरुआत होगी। 8 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 0.828 64, 8 बार में जाएगा, और कितना बचेगा, 6 बचेगा, है ना। तो 8 7 56, अब केवल 2 अंक तक रहते हैं, 8 7। मतलब इसमें मतलब है इन दोनों के बीच में परिमेय संख्याओं को मतलब समझ गए। हम इसको डिवाइड कर लेंगे, जो भी वैल्यू आएगी उसके बीच में कोई भी 2 वैल्यू। ठीक है, क्या करेंगे, 0.71 से शुरू करना है, 0.72, 0.73, 0.74, 0.75, और ऐसे ही जाना है 0.87 तक। इनके बीच में आप कोई भी नंबर ले सकते हो। मान लो मैं नंबर ले लूं 0.74 और 0.81, इन दोनों के बीच में ही ये नंबर है ना, 0.71 और 0.87, यही 2 नंबर आपका जवाब मान लो हो जाएगा। ठीक है, अब 0.74 को 0, फिर 4 00 4 000 4, मतलब ऐसे ही है, फिर ये जाता जाएगा 0.810। ठीक है, उसके बाद मतलब 800 1000, दिस इज योर आंसर। ये दोनों अपरिमेय संख्या हैं, ना तो ये टर्मिनेट होंगी और ना ही ये खत्म होंगी, मतलब कि रिपीट नहीं होंगी, इनका कोई भी समूह रिपीट नहीं करेगा, कोई भी नंबर रिपीट नहीं करेगी। ठीक है, तो ये हो गई क्या आपकी 5/7 और 7/8 के बीच में 2 अपरिमेय संख्या। हो सकता है आपके आंसर में कोई और जवाब हो सकता है 72 से शुरू हो रहा हो, 73 से, 74 से, 75 से, 76 से, 77 से, आप उसको वैसे ही लिख करके इसको ऐसा जवाब दे देना। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, ये तो पहले ही इसने दशमलव में कर रखा है सर, 0.15 0.16 ओके, के बीच 3 अपरिमेय संख्याओं को ज्ञात कीजिए। चलिए कर लेते हैं। 0.15 के बाद 0.16 आता है, आए दशमलव, अच्छा 15 और 16 ही है, ओके। तो इसको हम मान लेते हैं, थोड़ा सा बड़ी नंबर मानो, नहीं तो बीच में कैसे नंबर निकालूंगा। एक काम करो, इसको 0.150 कर लो और इसको 0.160 कर लो। अब इसके बीच में नंबर आएगी ना यार, नहीं तो नंबर कैसे आएगी। अब इसको लिखो 0.151, 0.152, 0.153, 0.154।
अब ऐसे ही 160 तक तुम जाओगे। तो अब कोई भी नंबर उठा लो, 151, 0, 00, 000, एक नंबर हो गई तुम्हारी। 153, 0, 3, 00, 3, 000, 159 है 9, है ना, 0, 9, 00, 9, 000, राइट। 1, 2, 3, 3 संख्या आपकी हो गई। दिस इज योर आंसर। ठीक, बात समझ में आई। चलिए तो अब परिमेय संख्याओं का दशमलव में निरूपण करते हैं। परिमेय संख्या आप लोग जानते ही हैं, अब इसको दशमलव में बदलना है, मगर इसमें दशमलव में बदलने के दो तरीके होते हैं। एक तो दशमलव होता है जैसे नॉन टर्मिनेटिंग, कभी खत्म ही नहीं होगा, मतलब उसमें शेषफल कभी शून्य आएगा ही नहीं। ठीक, एक होता है टर्मिनेटिंग, मगर मतलब ये ऐसी वैल्यू होती है जिनको जब आप डिवाइड करेंगे तो एक वैल्यू के बाद वहां पर शून्य मिल जाएगा आपको, फिर उसके बाद वो कभी डिवाइड नहीं होगा। इसमें भाग कभी खत्म नहीं होगा और इसमें भाग खत्म हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, ये हमने अभी सीखा था इरेशनल नंबर में, है ना, कि जब हम भाग देते हैं तो वैल्यू खत्म भी नहीं हो रही है, मतलब भाग खत्म भी नहीं हो रहा है, और जो नंबर, जो भागफल आपका आ रहा है वहां पर कोई नंबर ऑफ ग्रुप्स या कोई डिजिट्स कोई वो बार बार रिपीट नहीं कर रही हैं। ठीक, मगर यहां पर हम एक तीसरी बात पढ़ने वाले हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग मतलब टर्मिनेट तो नहीं होगी, मगर उसमें जो क्वोशिएंट, जो भागफल होगा वो क्या होगा, रिपीट करेगा। ठीक बात। और एक दूसरा है टर्मिनेटिंग। इन दोनों बातों को हम समझते हैं एक उदाहरण से। ठीक है, जैसे टर्मिनेटिंग वाला समझते हैं, 1 को 4 से डिवाइड करो, तो 1 4 से डिवाइड करेंगे, दशमलव लगा देंगे तो 0, 2 बार में जाएगा 8 आ जाएगा, कितना शेषफल 2, 5 बार में जाएगा, अरे मतलब यहां पर 2 आ गया ना, तो दशमलव लगा के 0 बढ़ा दो, 4 पंचे 20 हो जाएगा, ये 20, ये भाग खत्म हो गया। आपको जवाब क्या मिला इसका, 0.25। ये ना तो नॉन टर्मिनेटिंग है ना ही रिकरिंग है, ये है टर्मिनेटिंग दशमलव, माने कि शांत, इसको हिंदी में कहते हैं शांत दशमलव, माने कि एक अंक या एक वैल्यू या कुछ हद तक भाग देने के बाद ये वैल्यू रिमाइंडर आपको 0 दे देगी। ठीक, ठीक है, बात समझ में आई। अच्छा, अब एक और बात समझो, जैसे आपको सवाल पूछे कि आपकी किताब में ये सवाल है जो है, 1/4 को बिना भाग दिए ये बताओ कि ये शांत है या नहीं, शांत है या अशांत दशमलव, कैसे बताओगे। तो एक चीज ध्यान रखना, जो Q है आपका, Q बराबर जो भी नंबर आपकी होगी, ठीक है, X Y Z जो भी हो, अगर उसके गुणनखंड में आपको 2 मिल जाए या फिर 5 मिल जाए, मतलब केवल 2 मिल जाए या फिर केवल 5 मिल जाए या फिर 2 और 5 मिल जाए, ठीक है, तो वो दशमलव, वो फ्रैक्शन, जो भी आपकी जो वैल्यू है वो शांत दशमलव होगी। ठीक, और अगर नहीं मिलती है तो वो शांत दशमलव नहीं होगी। इनके अलावा मतलब 5 के साथ कभी 7 आ जाए, 2 के साथ कभी 11 आ जाए, तो जैसे ही ये वैल्यूज आपको मिले आप समझ लेना कि वो शांत दशमलव नहीं है। इस बात को नोट करके लिख लेना। अभी इसी पर बेसिस मैं आपसे सवाल पूछूंगा। नॉन टर्मिनेटिंग का क्या मतलब होता है। यहां पर एक चीज है कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, और ये सारी बातें मैंने अपने फाउंडेशन बैच में करी है। ठीक है, तो चलिए, अनवसानी आवर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल जिसको बोलते हैं। चलिए अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं, 2/3। ठीक है, अब 2 को 3 से डिवाइड करो, 0.03 छंग 18, कितना रिमाइंडर मिलेगा 2, 0 लगाओगे 3 छंग 18, फिर 2 मिलेगा, लिखोगे 0 लगाओगे 3 छंग 18, फिर 2 मिलेगा, 2 लगाओगे 6 करोगे तो मिलेगा आपको 18, फिर 2, अब ये लगातार 2 मिलता जाएगा, यहां पर 6 ऐसे आता जाएगा, लगातार आएगा। ठीक है, ये एक सिंगल डिजिट है जो बार बार
रिपीट हो रही है। बात समझ में आई? तो जैसे ही ये सब काम होने लग जाए, इसके लिए गणितज्ञों ने एक काम किया है कि भाई जहां पर तुम्हें दिख जाए ना कि ये सारे काम हो रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर एक छोटा सा काम करना। 2/3 की वैल्यू क्या आ रही थी? 0.66666। इतना ज्यादा लिखने के बजाय इसको लिख देना 0.6 और ऊपर एक लेटी हुई लाइन लगा देना। इसको हम कहते हैं बार। बार का मतलब होता है कि जो ग्रुप ऑफ नंबर्स बार बार रिपीट हो रहे हैं उनको एक ही जगह समेट कर लिख देना। ठीक, तो अब आपको कहीं किसी नंबर में 6, 7 के ऊपर लगा बार मिल जाए, किसी भी XYZ नंबर पे आपको बार लगा मिल जाए, तो समझ लेना कि ये नंबर बार बार रिपीट हो रही हैं। ठीक है, एक और बड़ा उदाहरण ले लेते हैं। चलो, हम लोग कहां पे हैं? यहां पर। अरे चलो पीछे ही आ जाओ भाई, आगे तो क्वेश्चन है। एक और, जैसे 1/7 को अगर हम डिवाइड करें, चलो करते हैं। 1 ले लिए अंदर, यहां पर 7 ले लिए, 0.0, 7 कन्नम 7, कितना बचा? 3, 0, 7 चौक 28, 2 बचा, ठीक है, 0, 7 दूनी 14, ठीक है, कितना आया? अच्छा, मैं ये भाग भी कर रहा हूं तो टेढ़ा जा रहा है ना, जरा देखो, ये मैंने अभी नोटिस किया, 6 आया, ठीक है। अब 0 लगाओगे, ये जबकि ऐसे आना चाहिए था, शायद मैं लिख टेढ़ा रहा हूं, ऐसे क्यों जा रहा है भाई? चलो अब इसके बाद यहां पे करेंगे नीचे। तो 7 8 56, ठीक। अब 60 से 56 जाएगा तो 4 आएगा, फिर क्या होगा? 0 बढ़ाओगे, 7 7 5 35, ठीक, यहां पर 5 आया, फिर 7 7 49 जाएगा, तो रिमाइंडर क्या दे देगा आपको? 1। और जैसे ही 1 आया तो देखोगे कि 7 एकन्नम 7, ठीक। अब क्या बचेगा? 3। अब देखो यहां पर 3, फिर आएगा 2, फिर आएगा 6, फिर आएगा 4, फिर आएगा 5 और फिर आ जाएगा 1। तो क्या रिपीट हो रहा है? जब हम 1/7 को डिवाइड कर रहे हैं तो क्या रिपीट हो रहा है सर? 0.142857। ये नंबर बार बार रिपीट होंगे, ये ग्रुप ऑफ नंबर्स हैं, ठीक है, ग्रुप ऑफ नंबर्स। अब ये कंटिन्यू रिपीट होती जाएंगी, खत्म नहीं होंगी, रिपीट होती जाएंगी। ऐसे भी दशमलव आपको मिलते हैं, इसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल, ठीक है। बात समझ में आ गई कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स। बात समझ में आई? चलिए, अब आपके सामने 4 क्वेश्चन हैं। बिना भाग किए हुए बताइए कि निम्न परिमेय संख्याओं में से कौन सी संख्या शांत दशमलव है? 375, 31/375। 375 को मैं क्या लिख सकता हूं, जरा मुझे बताइए। 3, अच्छा, इसको बताने के लिए आप ये भी कर सकते हो, 375 का प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 3 से काटो, कटेगा 3 एकन्नम 3, 3 दूनी 6, 3 5 15। ऐसे भी करके आप चेक कर सकते हो। 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 5 25, 5 एकन्नम 5। हमें क्या मिला? 3 5 5 5। कह सकते हैं कि 3 गुणे 5 का क्यूब, ठीक। मैंने आपसे क्या बताया था कि क्यू बराबर जो भी नंबर होगी उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में या तो केवल 2 हो, या तो केवल 5 हो, या तो फिर 2 और 5 हो, तब ही वो शांत दशमलव बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो ये क्या है? पहला ऑप्शन आपका, ये शांत दशमलव नहीं है। दूसरा देखते हैं, 16/125। 16 को मैं 4 गुणे 4 लिख सकता हूं, 25 को मैं 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 5 25 5 125, 5 का क्यूब। ये हमारा शांत दशमलव है, ठीक है। क्यों है? अब समझ में आ गया ना। 8/35, 8/35, 35 मुझे साफ साफ दिख रहा है, 5 फतेह होता है यार, तो 7 मिल गया, शांत दशमलव नहीं हुआ, काट दो। 25, 7/25, 25 5 गुणे 5 मिलेगा ना, तो 5 मिल गया, शांत दशमलव है। यानी कि दूसरा और चौथा ऑप्शन आपका शांत है, तीसरा और पहला ऑप्शन आपका अशांत है। और इनके पीछे का लॉजिक क्या है ये मैंने आपको बता दिया। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से प्रत्येक संख्या को p/q के रूप में लिखो, जहां p तथा q पूर्णांक हैं और q बराबर 0 नहीं है।
अच्छा चलिए, पहली नंबर क्या कह रही है, 2.93 इसके ऊपर बार लगा है। दूसरी नंबर 0.3178 78 के ऊपर बार लगा है। तीसरी नंबर कह रही है 32.1235, तो 235 के ऊपर बार लगा है। और चौथा कह रहा है कि 0.163 163 के ऊपर बार लगा है। अब जो ये बार लगा है इसका मतलब आप समझ गए होंगे। अब मुझसे ये कह रहा है कि इनको P/Q के फॉर्म में लिख दो। ठीक है, किस फॉर्म में लिख दो, P/Q के फॉर्म में लिख दो। चलो तो पहले वाले को हल करते हैं। 1-2 मैं हल कर देता हूं, बाकी आप देख करके वैसे ही हल करना। जैसे अब देखो, एक मेरे पास 2 तरीके हैं। एक तो शॉर्टकट तरीका है। शॉर्टकट तरीका अगर मैं आपको बता दूंगा तो आप अगले साल जब आपका बोर्ड का एग्जाम होगा तो उसमें शॉर्टकट तरीके से डायरेक्ट आंसर आपको आ जाएगा, मतलब आप डायरेक्टली लिख दोगे, है ना। जो कि मैं अपने फाउंडेशन बैच में उसकी बात करूंगा, बट यहां पर मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा डिटेल्ड में बताना चाहिए कि हम डिटेल में कैसे इसको सॉल्व करेंगे। चलो, ताकि क्योंकि भाई वहां पर नंबर कैसे मिलता है डिटेल का, कि हाँ बच्चे ने कैसे एक स्टेप सॉल्व किया है। चलो, माना x बराबर 2.939393 यही है। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। हट जा भाई तू। ठीक, पहली बात। दूसरी बात क्या कह रहा है, दूसरी बात कह रहा है क्या, कि 2 अंकों पर बार है इसलिए दोनों तरफ 100 से गुणा कर दो। ठीक है, जैसे इधर हो जाएगा 100x और उधर क्या हो जाएगा 293। 100 से गुणा किए ना, तो फिर अब 93 ऐसे। ठीक है, अब कह रहा है कि समीकरण 2 इसको मान लो। ठीक है, समीकरण क्या मान लो, 2 मान लो। तो 2 में से 1 को घटाने पर, जब 2 में से 1 को घटाओगे इसके नीचे लिख दो x बराबर 290, अरे नहीं 2.939393। ठीक है, अब इसमें से जब इसको माइनस करोगे तो इक्वेशन क्या बनेगी सर, बताइए। 99x बराबर, और क्या बनेगा सर 291। क्या बनेगा 291। अब x बराबर 291 बराबर 99। ठीक, 3 त्रिकाई 9, 3 9 27, 3 7 21, 97/33। ठीक है, अब देखो ये सब सवाल मैंने घर पर मतलब पढ़ाने से पहले 1 से 2 बार इसको सॉल्व किया था कि अच्छा क्या चीज कैसे हो रही है, आपको कैसे बताना है। ये सब चीजें मैं करता हूँ खुद भी, क्योंकि नहीं करूंगा ना तो ये आपको बता नहीं पाऊंगा। तो ये जो मैंने डायरेक्टली 291 निकाल दिया है, इसमें से इसको माइनस करना, ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है, 99 में से x आपको माइनस हो तो 99x आपको दिख ही रहा है। ठीक है, तो एकदम सिंपल सी बात है। जैसे 293 लिखा है, 93। अब यहीं से 393939 लिखना, फिर उसके बाद क्या था, ये वाली वैल्यू को और यहां पर आगे लिख देना। अब देखो पूरा कंफ्यूज कर दिए, 939393। ठीक है, अब इसको माइनस करोगे तो आपको 291 मिल जाएगा। अब उसके नीचे 99। अब ठीक, ये चीज बहुत शुरू में करी जा सकती थी, है ना। 2.93 जिसके ऊपर बार लगा है, 2 बार 9 कर दो, 93 में से 2 घटा दो, वही तो आया, है ना। तो आई बात समझ में। अब यही चीज यहां पर इन तीनों में सॉल्व होगा, और बी सी डी का सॉल्यूशन आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे कि सर जवाब ये आएगा। अगर मैं यहां पर करने लग गया तो बहुत लंबी क्लास होती है, फिर समझ गए, और आप लोग भी मतलब एकदम खतरनाक आपको हो जाएगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि भैया ये जो 4 सवाल हैं इनको आपको दशमलव में चेंज करना है। दशमलव में चेंज करने के बाद बताना है कि सर ये शांत हैं, अशांत हैं, कौन से हैं।
ठीक है, तो अब आप इसका तरीका जान गए हैं, 231/625। ठीक है, अच्छा अगर मैं 625 को 5 की पावर 4 कर दूं, ठीक, और ऊपर 2 की पावर 5 की पावर 4 आ गई है, अब इसको इसमें डिवाइड करो और डिवाइड करने के बाद दशमलव अगर कहीं आकर के रुक जाता है, यानी कि आपको रिमाइंडर में 0 मिल जाता है, तो समझ लेना कि ये शांत है, अदरवाइज ये अशांत है। ठीक है, जैसे 3/11 सिंपल है, 3 को 11 से डिवाइड कर दो, दशमलव 0 लगाओगे तो 2 बार में जाएगा ना, 2 बार में, तो कितना आएगा सर 22, 8 आएगा, 0 लगाओगे 7 बार में जाएगा और ये बन जाएगा 77, 3 आएगा तो 0 लगाओ, 2 बार में लेकर के जाओ तो 22 आ जाएगा, फिर 8। अरे ये तो आपको समझ में आ गया कि मतलब सर रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है ये, समझ गए? तो तीसरा वाला, ऐसे ही इन सवालों को आप कर लेंगे। अच्छा 2.36 36 के ऊपर बार है, 2.23 23 के ऊपर बार है, कुछ सरलतम रूप में लिखो, 2.36/2 नहीं, अरे रुक जा भाई, 0.23 इसके ऊपर बार है, इसके ऊपर बार है, इसको सरलतम रूप में लिखना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब यार जो सवाल समझा चुका हूं, जो बता चुका हूं, तो मैं आपसे थोड़ा सा तो उम्मीद करूंगा कि आप मुझे थोड़ा सा रिजल्ट दीजिए कि आप इस चीज को सॉल्व कर रहे हैं कि नहीं। मैं बार बार देख रहा हूं यार, मैं ऐसे क्यों लिख दे रहा हूं, 2.36/0.23 इसके ऊपर यही है ना। अच्छा ठीक है, इसको सरलतम रूप में करना है तो क्या करेंगे, 2 प्लस क्या लिख देंगे, इसको ऊपर वाले को कर रहा हूं, ठीक है, ऊपर वाले को 36/99 आएगा। ऊपर से जब बार हटेगा तो नीचे जितने के ऊपर बार था नीचे बार उतने ही 9 लिख दो, ठीक है, बराबर ये कितना बन जाएगा सर, अगर इसको डेसिमल वगैरह लेकर के बनाएंगे जो है तो ये बनेगा 234/99, 234/99। अब 0.23 इसके ऊपर बार है तो इसको क्या लिखेंगे, 23/99, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ दो, 234/99 प्लस 23/99, सही कर रहा हूं ना, 99 2 36 जोड़ेंगे तो 234/99, हाँ ठीक है ठीक है। अब क्या करना है, डिनोमिनेटर सेम है तो 99 ऊपर की वैल्यू को ऐड कर दो, तो 4 3 हो जाएगा 7, 3 2 हो जाएगा 5 और हो जाएगा 2, 257/99 हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई, ये आपका जवाब आएगा, ठीक है। यहां से मैंने एलसीएम लिया था, ठीक है, कि 99 नीचे हो जाएगा, फिर ऊपर नीचे एलसीएम करके इसको जोड़ करके वो किया। अब मैंने डायरेक्टली कर दिया था कि इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दो और फिर जितना आए उसको इसमें प्लस कर दो, ठीक है, समझ गए। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, हाँ 0.9999, अच्छा 0.9999, ठीक है। अच्छा ये कंटिन्यू जा रहा है, अच्छा ठीक है, को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? क्यों भाई आश्चर्यचकित क्यों होंगे? अच्छा ये क्वेश्चन में लिखा रहा होगा भाई, इसको हटाओ, बस मुझे इसको P/Q के फॉर्म में व्यक्त करना है। कैसे करेंगे देखिए, अगर अब ये बार बार नंबर घूम रही है, ठीक है, तो x बराबर इसको मान लो भाई, जो हमने पहले डिटेल वाले में किया था। अब एक अंक है ना, एक अंक बार बार डिवाइड कर रहा है, तो अगर मैं इसको लिख दूं क्या, 0.9 के ऊपर बार, ठीक है, तो मैं इधर गुणा करूंगा 10 से 10x हो जाएगा और इधर गुणा करूंगा तो ये क्या बन जाएगा 9 फिर 9999, ठीक है। इसको समीकरण इक्वेशन 1 मान लूंगा, इसको इक्वेशन 2 मान लूंगा, ठीक है। तो अब 9x बराबर आ जाएगा 9, तो मतलब ये पीछे वाले जितने भी नंबर है वो सब घट जाएंगे ना, फिर ऊपर 0 तो 9, ठीक है। तो क्या बनेगा, x बराबर 9/9, 9 से 9 जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 1, है ना, ठीक है। तो मैंने P/Q के फॉर्म में व्यक्त कर लिया, 9/9 बराबर 1। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है,
ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हैं। ऐसी 3 संख्या लिखना है। यार ये तो तुम खुद ही कर दोगे, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है। कोई भी 3 संख्या उठा लो, जैसे मैंने ही बताया था अभी, क्या बताया था, 1/7, ठीक है, 2/3 और कोई लिख लो है। तो ये क्या है, ये 3 संख्याएं हैं जिनको डिवाइड करने के बाद एक और संख्या कोई लिख लो। तो डिवाइड करने के बाद क्या, उनके दशमलव प्रसार अनवसानी नॉन टर्मिनेटिंग अनावर्ती ऐसे रहेंगे, मतलब कभी रिपीट नहीं होंगे। ओके ओके ओके, ये रिपीट हो रहे थे, सॉरी, अनावर्ती है, आवर्ती नहीं है। तो रिपीट नहीं होने चाहिए, मतलब कि 10 आ जाए तो फिर 10, 100 आ जाए तो फिर 1000 आ जाए तो फिर 4 0 आ जाए, ऐसे वाले। ठीक है, ये तो आप कर ही लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन क्या है। ओह माय गॉड, अगला क्वेश्चन खत्म हो गया है। तो हमारी क्लास यहीं पर खत्म होती है। उम्मीद है कि आज की बात समझ में आई होगी। देखो यार, पता है भाई, ये जो चैप्टर है ना, है तो बहुत बेसिक सा, और ऑनलाइन पढ़ाना है तो बहुत सारे डाउट्स को ले करके आना पड़ता है। और इसके पहले जल्दी ऑनलाइन पढ़ाया नहीं, मतलब बहुत पहले कभी पढ़ाया था बट तब आदत नहीं थी। तो फिर से शुरू करते हैं, और मुझे उम्मीद है कि मैं आपको समझा पाया होऊंगा। अगर नहीं समझा पाया हूँ, कुछ कमी रह गई है, तो प्लीज़ मुझे बताइए कि हाँ सर यहाँ पे और थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो सकता था। कुछ अगर जैसे कि स्लाइड में कोई दिक्कत है, कुछ लिखने में दिक्कत है, राइटिंग में कोई प्रॉब्लम है, या फिर कुछ एक्सप्लेन करने में कोई समस्या है, तो आप मुझे बता सकते हैं। कोई डाउट आपका रह गया हो, ठीक है, कोई शब्द, कोई नंबर, कोई इक्वेशन, कोई सवाल ना समझ में आया हो, प्लीज कमेंट करिए कि सर क्वेश्चन नंबर ये वाला समझ में नहीं आया, मुझे बताइए। आपके पास कोई डाउट हो, कोई सवाल हो इस चैप्टर से जुड़ा हुआ, आप अभी जो भी क्लास बच्चे हैं 9th वाले, जो भी डाउट हो जिस भी चैप्टर को पूछ सकते हैं। बट अभी चैप्टर 1 चल रहा है तो इसी से जुड़ी हुई बात पूछिएगा, ताकि आपको वो बात समझ में आ पाए और आप इससे रिलेट कर सके। ठीक है, तो अगले चैप्टर में मिलते, मतलब इसके अगले वाले पार्ट में मिलते हैं। चैप्टर अभी कहाँ खत्म हुआ। ठीक है, तो अगले पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। कल मिलेंगे।